नारायणपुर माड़ की तरफ में एक बड़ा ऑपरेशन के लिए अपनी टीम को लेके गया था। उसमें हम लोगों ने 2 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया था, असला बारूद मिला था, और वो पहला ऐसा एनकाउंटर था जो पदमेटा के जंगलों में बीजापुर की निकली हुई टीम ने किया था। उस हमसे पहले नागाज उस जगह जाते थे करीब 10 साल पहले, और पहला सफल एनकाउंटर था जिसमें पुलिस को कोई हताहत नहीं हुआ। कई हमले हम लोगों के ऊपर हुए, लेकिन टैक्टिकल मूवमेंट की वजह से हम लोग का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं बिलासपुर में सीएसपी कोतवाली रहा, फिर बीजापुर एडिशनल एसपी, फिर गरियाबंद एसपी, बीजापुर एसपी, नारायणपुर में एसपी शिप, उसके बाद में कवर्धा एसपी, फिर मैं धनोरा बालोद में 17वीं बटालियन का कमांडेंट रहा, 14वीं बटालियन का कमांडेंट रहा। नारायणपुर के टाइम पे मेरे पास 16वीं बटालियन का भी चार्ज था। फिर उसके बाद में मैं बलरामपुर जिले का कप्तान रहा, वहाँ से जगदलपुर में 19वीं बटालियन को संभाला, और अभी यहाँ पे राजनांदगांव में वर्तमान। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये हमने कहीं पढ़ा है कि आपकी जो वैवाहिक है वो मैरिड हो, लव मैरिज है? जी बिल्कुल। जो वाइफ हैं जागृति, श्रीमती जागृति गर्ग, वो बेंगलोर से हैं। हम लोग वो उस समय हैदराबाद में पढ़ाई कर रही थी जब मैं ट्रेनिंग चल रहा था। हम लोग कॉमन फ्रेंड के माध्यम से मिले और फिर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आपने पुलिस अफसर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे जाबाज पुलिस अफसर से मिलवाने वाला हूँ जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पुलिस वीरता पदक है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 बार पुलिस वीरता पदक पाने वाले ये पहले आईपीएस है और 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी है। साथ ही कई सारे रिकॉर्ड है। आज ही इनको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। वो भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इन्हें ये सम्मान मिला है। साथ ही इन्होंने 50 से अधिक बार इंटरव्यू दिया है और 50 से अधिक बार इंटरव्यू में असफल होने के बाद आखिर इन्होंने आखिर कैसे कामयाबी की सीढ़ी जाकर सफलता को हासिल किया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर आज आपका बड़ा दिन है, क्योंकि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है। पहले तो भिलाई टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज 2013 बैच के आप आईपीएस हैं और आज 2024 है, लगभग 11 साल हो गए हैं। तो सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आपके मन में आया कि एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए? बचपन से ही जब पिता सरकारी सर्विस में थे, दिल्ली गवर्नमेंट में काम करते थे, तो बचपन से ही उनसे सुनते थे कि सरकारी सर्विस में अगर कुछ करना है अच्छा तो आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारी होते हैं, और उसकी यूपीएससी एक परीक्षा होती है जो बहुत मुश्किल परीक्षा होती है, और कुछ ही लोग उसको मेहनत और किस्मत अगर हो तो ही उसको पास कर पाते हैं। तो तभी सोचा था कि एक दिन उस परीक्षा को देंगे। तो जब पढ़ाई पूरी किए, एमबीए कंप्लीट करने के बाद सोचा कि अब वो परीक्षा देने का समय आ गया है। तो परीक्षा में अटेम्प्ट किए, और अटेम्प्ट करने के बाद कृपा रही भगवान की, तो परीक्षा में सफल भी हुए, और फाइनली 2013 में आईपीएस में चयन हुआ और छत्तीसगढ़ काडर ज्वाइन किया। ये तो आपने बहुत आसान शब्दों में बना दिए, लेकिन ऐसे सुनने में आया है, कहीं अखबार में मैंने पढ़ा है कि आपकी जो सफलता तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, जो ऊंचाई, जो सफर तय किया, वो काफी हार्ड वर्क किया है, क्योंकि आपने 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, उसमें आप असफल हुए। एक बार आपको सफलता मिली जिसमें आप यहाँ बैठे हैं, क्या कहानी उसमें? वो इंटरव्यूज जो है वो कॉलेज के समय के होता क्या था कि पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो जनरली कोई भी टेस्ट होता था या कोई भी रिटर्न परीक्षा होती थी तो उसमें मेरा चयन हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में और ग्रुप डिस्कशन और जो बाकी के टेस्ट थे उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था। तो काफ़ी मेहनत की कॉलेज के टाइम से, ताकि अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकूं। इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इंग्लिश के ऊपर काफ़ी काम किया, खासकर जब एमबीए की तैयारी शुरू की कॉलेज के समय। तो दिल्ली में रहने के बावजूद भी जो मेरे बाकी साथी थे उनके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर इंग्लिश का स्तर था मेरा। तो काफ़ी मेहनत मैं इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली करता था, अलग से अपने पर्सनल टाइम पे मेहनत की। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आने लगा, जो इंटरव्यू देने लगा उसमें धीरे धीरे बेहतर जो फीडबैक है वो मिलने लगा। और फाइनली जब मौका आया, जब एमबीए का मौका आया, तो आईएम में सिलेक्शन हुआ, और उसके तुरंत बाद जब यूपीएससी में दिया तो यूपीएससी में भी प्रथम अटेम्प्ट में ही चयन हो गया। तो वो जो मेहनत उस समय हुई, जो उतने जगह पर फेल हुए, जो वहां से उन फेलियर से सीखा, वो फाइनली उस एग्जाम में था। सर, आपको 3 बार पुलिस वीरता पदक और छत्तीसगढ़ के एक इकलौते आईपीएस अफसर है जिनको ये
सम्मान जो है वो नवाजा गया इस सम्मान से। सर क्या कहानी थी? किस तीनों बार आपको किस लिए मिला गया था? तीनों जो पुलिस वीरता पदक हैं वो मुझे बीजापुर में जब मेरी पदस्थापना थी उस समय के हैं। जो पहला वीरता पदक था, मैं 2016 में एडिशनल एसपी बीजापुर के पद पे जून महीने में पोस्टिंग हुई थी मेरी। तो उसी के अगले मतलब 1 महीने के अंदर ही एक सूचना मिली थी हम लोगों को कि नक्सलियों का एक स्मॉल एक्शन टीम है जो का शहर में, बीजापुर शहर में आके कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाली है। एक बड़ा एनकाउंटर या बड़ा अटैक हो सकता है, एम्बुश हो सकता है किसी बड़े नेता या किसी अधिकारी के या किसी सरेंडर कार्डर के ऊपर में। तो जब ये पता लगा तो एक टीम हम लोगों ने बनाई, सीआरपीएफ और मैंने अपनी जॉइंट टीम बनाई और हम लोग काउंटर एम्बुश हम लोगों ने लगाया और उसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ 10 जुलाई को और एक 4 नक्सलियों को हम लोगों ने उसमें न्यूट्रलाइज करने में हम लोगों को सफलता मिली और हम लोगों को असला बारूद भी काफ़ी मिला। वो एक बड़ा एनकाउंटर इसलिए था खासकर क्योंकि उससे पहले कभी शहर में इस तरह का अटेम्प्ट नक्सलियों ने नहीं किया था। तो बहुत ही अच्छी हमारी इंटेलिजेंस इनपुट भी रहा और बहुत ही अच्छी एक रणनीति जो हम लोग सफल कर पाए और एक अच्छा एनकाउंटर उसमें हुआ। हमारे एक सब इंस्पेक्टर को उसमें गोली भी लगी, उसको हमने तुरंत निकाला और थैंकफुली उसी समय ट्रीटमेंट मिलने से वो अभी ठीक भी है। और उस एनकाउंटर के बाद में पहला मुझे जो वीरता पदक था वो पहला वीरता पदक मिला। उसके बाद हम लोग को मैं जब बीजापुर के ही एडिशनल एसपी शिप के टेन्योर में ही मैं नारायणपुर माड़ की तरफ में एक बड़ा ऑपरेशन के लिए अपनी टीम को लेके गया था। उसमें हम लोगों ने 2 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया था, असला बारूद मिला था और वो पहला ऐसा एनकाउंटर था जो पदमेटा के जंगलों में बीजापुर की निकली हुई टीम ने किया था। उस हमसे पहले नागाज उस जगह जाते थे करीब 10 साल पहले और पहला सफल एनकाउंटर था जिसमें पुलिस को कोई हताहत नहीं हुआ। कई हमले हम लोगों के ऊपर हुए लेकिन टैक्टिकल मूवमेंट की वजह से हम लोग का कोई नुकसान नहीं हुआ। उस एनकाउंटर सफल एनकाउंटर पे मुझे दूसरा वीरता पदक मिला था। तीसरा वीरता पदक मुझे पुलिस अधीक्षक बीजापुर के समय एक बड़ा नक्सल ट्रेनिंग कैंप की हम लोगों को सूचना मिली थी। बारिश के बाद नदी पार इंद्रावती पार करके हम लोग गए थे और 10 नक्सलियों को उसमें हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया, उनका पूरा कैंप वहां ध्वस्त किया। उस एनकाउंटर के लिए तीसरा वीरता पदक मिला। छत्तीसगढ़ में पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरा प्रोबेशन शुरू हुआ था कोरबा जिले से। मैं कोरबा जिले का प्रोबेशन करने के उससे पहले एक 15 दिन का हम लोगों का सैंडविच कोर्स भी हुआ करता था जो अभी शायद वर्तमान में बंद हो गया है, वो रायगढ़ जिले में किया था। और उसके बाद में मैं बिलासपुर में सीएसपी कोतवाली रहा, फिर बीजापुर एडिशनल एसपी, फिर गरियाबंद एसपी, फिर बीजापुर एसपी, नारायणपुर में एसपी शिप, उसके बाद में कवर्धा एसपी, फिर मैं धनोरा बालोद में 17वीं बटालियन का कमांडेंट रहा, 14वीं बटालियन का कमांडेंट रहा। नारायणपुर के टाइम पे मेरे पास 16वीं बटालियन का भी चार्ज था। फिर उसके बाद में मैं बलरामपुर जिले का कप्तान रहा, वहाँ से जगदलपुर में 19वीं बटालियन को संभाला और अभी यहाँ पे राजनांदगांव में वर्तमान में संभाल रहा सर और आज तो बड़ा दिन है क्योंकि आप आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आया है। क्या कहानी है कि किस वजह से ये मिला गया? आज का जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो हम लोगों को जो प्रशस्ति पत्र और नामांकन मिला है वो नवा बिहान करके राजनांदगांव पुलिस एक बड़ा अभियान चला रही है साइबर अवेयरनेस और नशा मुक्ति को लेके। और इस अभियान का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आज की डेट में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है। अवेयरनेस ना होना एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग इस झांसे में आ जाते हैं। नशा भी ऐसा ही है कि जो हमारा यूथ है, यूथ को हमें कोशिश करके नशे से बचाना है। तो सामाजिक और जो प्रशासनिक पहल साथ मिलके अगर नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं जो हमारा जो यूथ है जो नशे के गिरफ्त में आता जा रहा है वो एक अंधकार में भविष्य की ओर इंगित करता है जिसको हमें अभी से पहल करके बचाना होगा। इसी को देखते हुए हम लोगों ने नवा अभियान शुरू किया है। नवा अभियान में आज हम लोगों ने 168 जगह पर एक ही दिन में अलग-अलग जगह पर करीब हज़ारों की संख्या में बच्चों और युवाओं को आज हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम चला के अवेयर किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए उसी रिकॉर्ड के लिए आज गिनीज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अंकित सर हुआ ये है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी। अब पर्सनल लाइफ में आते हैं कि सर बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा जन्म हरियाणा प्रदेश में हुआ था।
असंध एक गांव है, करनाल जिले के अंदर आता है। वहां पर उस छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता उसी समय करीब 10 महीने का मैं था, तो फादर दिल्ली आ गए थे। फिर उनका दिल्ली गवर्नमेंट में उनकी जॉब शुरू हो गई थी। तो मेरी पढ़ाई लिखाई पूरा सब जो मेरा पालन है वो दिल्ली में ही हुआ। उसके बाद मैं स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने एनएसआईटी दिल्ली से की। उसके बाद मैं एमबीए किया आईआईएम अहमदाबाद से। फिर कुछ समय के लिए, करीब 1 साल के लिए, मैं आईटीसी लिमिटेड में काम किया और फिर 2013 बैच में सर्विस ज्वाइन कर ली थी। सर वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए, क्योंकि आप ये हमने कहीं पढ़ा है कि आपकी जो वैवाहिक जो है वो मैरिड और लव मैरिज है। जी बिल्कुल। जो वाइफ हैं जागृति, श्रीमती जागृति गर्ग, वो बैंगलोर से हैं। हम लोग वो उस समय हैदराबाद में पढ़ाई कर रही थी जब मैं ट्रेनिंग चल रहा था। हम लोग कॉमन फ्रेंड के माध्यम से मिले और फिर कुछ वर्ष बाद हम लोग शादी कर ली। सर ये तो नॉर्मली कहानी हो गया, लेकिन लव स्टोरी बहुत लंबा रहता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि यही दिलचस्प है। जब मैं ट्रेनिंग में था, हमारी एकेडमी है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, जी। वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी। और मैडम उस समय हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कर रही थी। तो हम लोगों की कॉमन फ्रेंड है जिसके माध्यम से हम लोगों की मुलाकात हुई। फिर मुलाकात दोस्ती में कन्वर्ट हुई और अल्टीमेटली चूंकि काफ़ी दूर था, वो बेंगलोर की रहने वाली है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो समय लगा एक दूसरे को जानने में, समझने में। लेकिन फाइनली फिर 2020 दिसंबर में हम लोग शादी की। सर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब मालूम चला? मिक्स रिएक्शन था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अलग जगह से के रहने वाले हैं, अलग भाषा, अलग कल्चर। तो निश्चित तौर पे शुरू में वो समझने में समय लगा, लेकिन फाइनली दोनों परिवारों ने मिलके ही सामाजिक और जो पारंपरिक रूप से ही शादी हमारी, इनफैक्ट हमारी शादी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कोविड के समय हमारी शादी हुई थी और वो हमारी शादी भी बेंगलोर में हुई। प्रॉपर साउथ इंडियन रीति रिवाज से हमारी शादी हुई। हम सबके लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, डर का माहौल भी था, लेकिन उसी माहौल में शादी जैसा एक बड़ा त्योहार, बड़ा प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ। उसी प्रोग्राम के दौरान ही माताजी ने देखा कि अगर परिवार साथ नहीं है तो किसी को आज की जनरेशन में जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे पूजा पाठ है, जो हमारे धार्मिक कार्य हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं से उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक किताब लिखेंगी, जिसका भी कुछ दिन पहले ही माननीय सीएम छत्तीसगढ़ और स्पीकर छत्तीसगढ़ के द्वारा हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का विमोचन भी किया गया एक बहुत बड़े मंच पे, जिसमें पूरा कैबिनेट, वरिष्ठ नेतागण, सांसद महोदय और बाकी लोग भी उपस्थित थे। सर हाँ, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, ये किताब किस बेस पर है, किस चीज पर आधारित है, और लोग जो पढ़ेंगे वो क्यों पढ़ेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि एक ये किताब पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज तो जरूरत है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये किताब तभी लिखने की सोची जब उन्हें लगा कि आज की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन कहीं ना कहीं इस जो दुर्लभ जानकारी से लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाज से, पारंपरिक विधि विधानों से दूर होते जा रहे हैं। आज की डेट में सब लोग अपने घर से बाहर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूरी पैदा हो गई है। हमारे जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, बहुत रिच कल्चर है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो शुरू से हम लोग मानते आए हैं। लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग ना हो, हमारे वरिष्ठ ना हो, तो हम अपने आप से स्वतः कर लें, उतनी शायद जानकारी आज की डेट में बहुत ही कम लोगों को है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किताब लिखी और एक बहुत ही अनूठा संकलन है। ऐसा पहला संकलन है पूरे भारत में जिसमें इस तरह की अनूठी जानकारियां, और जो कि बहुत बेसिक जानकारी हैं, बहुत बेसिक पूजा पाठ हैं, भगवान के बारे में, विधानों के बारे में, विधि के बारे में, शादी के बारे में, बच्चे के जन्म के बारे में, जितनी भी पूजा पाठ होती हैं, जितने विधि विधान होते हैं, उनके बारे में एक अनूठा संकलन है। और सबको इसकी जरूरत है, और मैं तो मानता हूँ हर एक के घर में ये होना चाहिए, ताकि हम लोग कहीं भी रहें तो हम अपने पारंपरिक तरीकों से अपना पूजा पाठ कर सकें। क्योंकि अब जमाना बदल गया, कल्चर बदल गया, तो पुराने रीति रिवाज को लोग भूलते जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल। सर एक राजनांदगांव प्रशासन की एक अभियान है, एक स्कीम थी जो राजनांदगांव की जनता के पैसों से जिला प्रशासन के सहयोग से बनी थी, वो है त्रिनेत्र योजना। जी सर ये देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं।
तो उसमें अपराधियों को पकड़ने में आप लोग को पुलिस प्रशासन को किस प्रकार की मदद मिली है और क्या उसका परिणाम आ रहा है? त्रिनेत्र योजना की शुरुआत इसी आधार पर की गई थी कि सीसीटीवी फुटेजेस आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और किसी भी अपराध में सबसे पहले हम उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं राजनांदगांव आया तो यही एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम लोगों को सीसीटीवी कवरेज को पूरे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। खासकर जो हमारा स्पाइनल कोड है, हमारा जिले में बहुत बड़ा एनएच है, तो एनएच को एक बेस मानते हुए और उसके आसपास की जो मार्केट्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन सब में कैमरास लगने चाहिए। जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उसमें कैमरे लगने चाहिए ताकि एक अच्छी कवरेज हम लोगों को मिल सके, लोग अपराध करने से डरें और अगर अपराध होता भी है तो हमारे पास पर्याप्त डिजिटल एविडेंस रहे उसको काउंटर करने के लिए। यही प्रोजेक्ट मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा किया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमारी चर्चा हुई, तो पब्लिक का बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट हम लोगों को उसमें मिला और पब्लिक अपने आप से स्वतः इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आ गई। तो एक त्रिनेत्र कमेटी बनाई गई जिसमें पूरे पब्लिक के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विभिन्न समाजों के लोग, पत्रकार और मीडिया के साथीगण, सभी लोग उसमें शामिल हैं और एक बहुत ही अच्छा उस चीज को लेके माहौल पूरे शहर में है। और ये इस तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से पब्लिक फंडेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेड है। इसमें सिर्फ हम लोग का कंट्रोल रूम में जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन कंट्रोल रूम में पुलिस के द्वारा किया जाएगा। बाकी पूरा कंट्रोल इसमें जो है वो त्रिनेत्र कमेटी जो पब्लिक रन है वो करेगी। और इस तरह से इस प्रोजेक्ट जो है बाकी जो राजनांदगांव जैसे जो शहर हैं जहाँ पर आज की डेट में इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं फंड्स की कमी की वजह से नहीं लग पाते हैं, वहाँ पर ये एक रोल मॉडल बन चुका है आज की डेट में। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और बहुत सारे शहर जो हैं इस मॉडल को कॉपी भी करने लगे। त्रिनेत्र प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक खुद मिलके वो करे जो प्रोजेक्ट का संचालन, साथ ही अपनी ड्यूटीज को भी समझें और उसके संचालन को करते हुए खुद जागरूक भी हो और जो क्राइम जो बेसिकली एक सोशल जो उसका फिनोमिना रहता है उस पर भी कंट्रोल हो। और जब पब्लिक खुद ही फंड करती है और खुद ही एडमिनिस्टर करती है तो एक अकाउंटेबिलिटी जो हम लोगों के लिए भी है, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट हो चाहे प्रशासन हो, हम सबके ऊपर भी एक एडिशनल लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऐड होती है। और इसी वजह से शायद इस प्रोजेक्ट को इतना पसंद किया जा रहा है, इतना इसका कॉपी करने की, बाकी जगह पे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रोजेक्ट जब शुरू किया था तो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1.25 करोड़ की थी। आज की डेट में उसको पब्लिक खुद और अच्छा करना चाहती है, बेहतर से बेहतर कंट्रोल रूम, बेहतर से बेहतर कैमरा, यहाँ तक कि जो केबल और प्लग है उसको लेके भी जो हमारी कमेटी है वो चर्चा करती है। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑलरेडी 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। फिर भी एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजनांदगांव पुलिस की ये पहल, राजनांदगांव प्रशासन की ये पहल और राजनांदगांव पब्लिक की ये पहल जो है वो पूरे देश के लिए एक नायाब मॉडल बनेगी। सर, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे लेकिन मेरे ख्याल से पहला इंटरव्यूज दे रहे हैं जिसमें आपकी पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है। सर, कैमरामैन से चाहूंगा कि पूरी फैमिली को दिखा दे एक बार। सर, परिचित भी करा दीजिए, क्या है सब जान जाएंगे आप। मेरी सिस्टर आरती गर्ग, मदर सीमा गर्ग जी, वाइफ जागृति गर्ग, पिताजी श्री रोशन लाल गर्ग, सामने मेरे ब्रदर रोहित गर्ग, मेरे साले साहब जसवंत और बेटा रंश, सभी लोग आज आए हुए हैं। ठीक सर, तो इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल हमने कम वक्त में बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया और इसके बाद भी हम सर से सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत सर रहे और 50 से अधिक इंटरव्यू में असफल होने के बाद आखिर कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की है, ये आपने इंटरव्यू में देखा है। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।